मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगेन हम ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स टाइटल है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इसको हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। और हमारा जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि बेसिकली जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या है। सो that is our first lecture in which we will study introduction to biochemistry. So in introduction we will focus on these three things, that is what is biochemistry, its history and development, and how to study biochemistry. So ये हमारे क्या है लेक्चर के आउटकम्स हैं कि जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी डेवलपमेंट किस तरह हो गई, और साथ में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बायोकेमिस्ट्री। बाय डेफिनेशन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगर हम देख ले तो जो बायोकेमिस्ट्री है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ बायो एंड सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री। सो बायो नॉर्मली हम किस चीज़ को कहते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं लाइफ के लिए। और केमिस्ट्री आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री में हम केमिकल्स का जिक्र करते हैं, जिस तरह एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट जो भी हैं उसका हम जिक्र करते हैं। सो लाइफ जो है द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, के लाइफ की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है ना। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बने हैं सेल से। सो सेल भी किसी केमिकल्स, वो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स या केमिकल्स से जो है वो बनी होती हैं। सो हमने क्या करना है, नॉर्मली इन्हीं सेल्स की वजह से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है ना। सो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं जो कि नॉर्मली हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उन्हीं की बेस पर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना। सो द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये इसका सिंपल डिफिनीशन है। सो द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स में जाए तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द साइंस दैट इज़ कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कि जो हमारे साथ लाइफ है, केमिकल उसका बेसिस क्या है, किस चीज़ से वो बनी है, लाइफ किस चीज़ से बनी है। जब उसकी फार्मेशन एक दफ़ा हो गई है, मीन लेट्स सपोज सेल है, सेल की फार्मेशन इन्हीं केमिकल से होती है। और फिर अगर हम उनमें देख लें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ वो भी परफॉर्म होती है। सो वो भी लाइफ के लिए क्या है, ज़रूरी है। हमने क्या करना है, जो बायोकेमिस्ट्री है इट इज़ कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ life. So the science concerned with the various molecules that occur in living cells and organisms and with their chemical reaction. आप लोग इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ साइंस दैट इज़ कंसर्न विद द वेरियस मॉलिक्यूल्स दैट अकर इन अ लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स हैं नॉर्मली उनमें वेरियस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमने उनको भी स्टडी करना है, और साथ में एंड ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर केमिकल रिएक्शन। और इसके साथ साथ हमने वही ऑर्गेनिज्म भी स्टडी करना है जिसके अंदर वही सेल्स हैं, और वो सेल्स उन्हीं मॉलिक्यूल से चूँकि बने होते हैं। सो हमने उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करने हैं, और साथ में उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मीन के जो सेल्स है उसके अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी हमने इसी साइंस की जो ब्रांच है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, इसमें हमने इसको क्या करना है, वो स्टडी करना है। सो बायोकेमिस्ट्री, इसकी एम क्या है, टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, या ओवरऑल हमने इसको डिस्क्राइब करना है किस चीज़ को, इन अ मॉलिक्यूलर टर्म में ऑल केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस जो है वो प्रोसीड होते हैं। सो हमने वही केमिकल प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर टर्म में क्या करना है, ओवरऑल उसको एक्सप्लेन करना है। ये बेसिक एम है किस चीज़ का, बायोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। के अगर हम देख ले तो जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर वो किसी बायोमॉलिक्यूल या जो कंपाउंड होते हैं उससे बने होते हैं। सो हमने इन्हीं लिविंग सेल्स का स्ट्रक्चर भी देखना है, और साथ में फंक्शंस भी देखने हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है, और उन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये सेल जो है किस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और साथ में हमने ये भी देखना है कि इन्हीं सेल्स में
मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं, मीन मेटाबॉलिज्म भी होता है, जिस तरह कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस, और साथ में इसका रेगुलेशन। सो ये सब कुछ हमने कहाँ पर स्टडी करना है, बायोकेमिस्ट्री में। सो ये इसका मेन एम है, और साथ में इनका मेन फोकस किस चीज़ पर होता है कि हाउ लाइफ बिगन, कि लाइफ जो है वो किस तरह स्टार्ट हुई है। तो ये बेसिक एम है और पर्पज़ है बायोकेमिस्ट्री का। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो बायोकेमिस्ट्री जो है, अगर सिग्निफिकेंस हम इसकी देख ले तो वो है बी एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज इज द कॉमन नॉलेज, मीन के ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी नॉलेज जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मीन साइंस की अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, तो वहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। सो इन सब को अगर हमने क्या करना है, वो स्टडी करना है, इनके ऊपर अगर हमने वो कमांड हासिल करना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हो। जिस तरह अगर हम लोग जेनेटिक्स देख ले, तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स में हम नॉर्मली जीन्स का जिक्र करते हैं, ठीक है ना। सो जीन्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं, डीएनए है या न्यूक्लियोटाइड है, जो भी चीज़ है। सो अगर हमारे पास इनका नॉलेज हो तो तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, वो इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं, मीन हम इसके थ्रू इजीली जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, मीन कि इसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स इसका भी पता होना चाहिए, जीन्स का भी पता होना चाहिए, डीएनए का भी पता होना चाहिए, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है ना। सो इन सब का इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो तब जाकर हम जेनेटिक्स को इजीली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। साथ में अगर हमने सेल बायोलॉजी स्टडी करनी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ये जितनी भी है, जिस तरह फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, अगर हमने इनके बारे में क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन गेन करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन जो है वो होने चाहिए। अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर हमारा कमांड है, तो तब जाकर हम इजीली जेनेटिक्स को भी कवर कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी की भी को भी इजीली समझ सकते हैं, इस तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट इज़ एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज इज अ कॉमन नॉलेज, ठीक है। सो आप लोगों के पास इसका नॉलेज जो है वो होना चाहिए। सो इट इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमें देखना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो बाय हिस्ट्री अगर हम देख ले तो 1903 न्यूबर्ग, इट इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट दैट यूज द टर्म बायोकेमिस्ट्री। ये जो साइंटिस्ट है न्यूबर्ग, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री का जो टर्म है वो 1903 में यूज़ किया है, ठीक है, और यूज़ किया था। सो व्हाट इज़ मीन बाय बायोकेमिस्ट्री, इसने सिंपल कहा था केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सो बाय न्यूबर्ग जो बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन है वो कौन सी है, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ की केमिस्ट्री, इन सिंपल वर्ड इसे क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो टू नोटेबल ब्रेक थ्रूज, मीन इसी दौरान जब बायोकेमिस्ट्री की ओरिजिनेशन हो गई, बायोकेमिस्ट्री ये टर्म आ गया सामने, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर हो गई, तो उसी दौरान क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट, मीन जो हमारे बॉडी में जो लिविंग थिंग्स है, सेल्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम का मेन रोल क्या है, एज अ कैटलिस्ट, के इसने क्या करना है, किसी रिएक्शन के लिए जो एंजाइम के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मीन एक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, उसको क्या करना है, इसने सप्रेस करना है, ठीक है ना। सो ये मेन रोल है किस चीज़ का, एंजाइम का। सो इसी का पता चला इसी दौरान। साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, इन मीन इस दौरान इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि यही न्यूक्लिक एसिड जो है वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, मीन के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिस तरह डीएनए हो गई। तो डीएनए क्या करते हैं, नॉर्मली इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और फिर जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो इन्हीं कोडेड मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, डीकोड करते हैं। सो नॉर्मली इसकी आइडेंटिफिकेशन, न्यूक्लिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन इस दौरान हो गई कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स हैं। जिस तरह फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स टू प्रोटीन,
जिस तरह हम सेंट्रल डोग्मा का टर्म यूज़ करते हैं जिसमें डीएनए से पहले आरएनए मैसेंजर आरएनए बनते हैं और मैसेंजर आरएनए से फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन। सो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जिसमें डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में प्रोसीड होगी और आरएनए से फिर प्रोटीन। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी इसी दौरान हो गई। Some historic events, that is in 1937 Krebs for the discovery of the citric acid cycle won the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1953। ठीक है, सो अगर हम देख ले तो इसी दौरान सम हिस्टोरिक इवेंट्स में क्रिब्स जो उसने क्रिब्स साइकिल्स को क्या किया था, वो एक तरह से डिस्कवर्ड किया था, प्रपोज किया था कि क्रिब्स साइकिल क्या होता है, इसमें किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। सो उसी बेस पर उसे क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। सो उसके साथ अगर हम देख ले तो जो क्रेक है, वाटसन एंड क्रेक है, उन्होंने बेसिकली डबल हेलिक्स मीन डीएनए का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन किया था 1953 में, और फिर उसे फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 1962 में क्या मिला, नोबेल प्राइज भी उसी बेस पर मिला। सो व्हाट डज द बायोकेमिस्ट्री डिस्कस, मीन के बायोकेमिस्ट्री किस चीज़ को डिस्कस करते हैं या इसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगर हम देख ले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, मीन सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक क्या होगा, स्ट्रक्चर भी होगा। सो इसमें हमने क्या करना है, उन्हीं स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है, डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है, और साथ में उन्हीं स्ट्रक्चर किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो नॉर्मली अगर हम देख ले वो सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है, इट मे बी प्रोटीन्स, it may be carbohydrates, it may be lipids, it may be nucleic acid and other biomolecules। सो इसके साथ हमने क्या करना है, मेटाबॉलिज्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म मीन ये किस तरह रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, इनका रेगुलेशन किस तरह होता है, तो वो भी हमने यहाँ पर स्टडी करना है। साथ में इसमें हम स्टडी करते हैं जीन एक्सप्रेशन एंड मॉड्यूलेशन, कि जीन किस तरह एक्सप्रेस होता है, ठीक है। नॉर्मली जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं कि जब डीएनए से मीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है उससे पहले आरएनए बन जाए और फिर उससे वही कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन बन जाए, मीन एक जीन है जब उसका फिनोटाइप क्या आ जाए, वो एक्सप्रेस हो जाए, तब जाकर हम उसे क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और वो किस तरह होता है कि जब डीएनए से आरएनए बन जाए और आरएनए से फिर प्रोटीन और प्रोटीन का फिर कोई इफेक्ट होगा, तो तब जाकर हम कहते हैं कि हमारे साथ जीन क्या हुआ है, वो एक्सप्रेस हुआ है। सो इनमें हम ओवरऑल इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हमने देखना है पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। सो अगर हम देख ले ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स दैट आर असेंबल्ड फ्रॉम सिंगल यूनिट कॉल्ड द मोनोमर। ये प्रीवियस जो स्लाइड था जिसमें हम यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा हो गए। सो अगर हम देख ले प्रोटीन जो है ये क्या है, पॉलीमर है, किस चीज़ से बना होता है, अमाइनो एसिड से। सो अमाइनो एसिड्स क्या हो गए, मोनोमर्स हो गए। सो ईच ऑफ दीज, इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स वो किस चीज़ से बने होते हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट से। लिपिड्स हो गया वो फैटी एसिड से बनते हैं। इस तरह न्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लियोटाइड्स उससे बने होते हैं। सो ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और साथ में न्यूक्लिक एसिड हो गए, वो आर पॉलीमर। जी क्या है, पॉलीमर है दैट आर असेंबल्ड फ्रॉम सिंगल यूनिट्स कॉल्ड द मोनोमर, जो किस चीज़ से बने होते हैं, जब मोनोमर्स क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, असेंबल हो जाए, तो उससे यही पॉलीमर जो है वो बन जाते हैं। सो ईच टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इज एन असेंबल्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। सो अगर हम देख ले तो ईच टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल जिस तरह प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर, मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर से जो है वो बने होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइड पर लिखा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरी साइड पर लिखा है मोनोमर्स। क्या मतलब है इसका, ये कॉलम है, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्या है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और ये बना है मोनोमर से, दैट इज मोनोसेकेराइड। इस तरह लिपिड्स जो है नॉट ऑलवेज पॉलीमर, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम लिपिड्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। उसी दौरान हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या है, ये पॉलीमर है कि नहीं है, मीन मोनोमर से बनते हैं कि नहीं बनते। नॉर्मली बनते हैं किस चीज़ से, फैटी एसिड से, वो बेसिक यूनिट है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉलीमर।
इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन। और ये वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें हम हाइड्रोकार्बन चेन क्यों कहते हैं, पॉलीमर क्यों नहीं कहते। ठीक है, नॉर्मली हम इसे मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। और साथ में अगर हम प्रोटीन देख ले तो प्रोटीन के मोनोमर्स क्या है, वो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और साथ में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी कम्बिनेशन से, इनकी असेंबली से न्यूक्लिक एसिड जो है वो बन जाते हैं। सो हाउ डू मोनोमर्स फॉर्म पॉलीमर्स, मीन के मोनोमर्स जो है उनसे नॉर्मली पॉलीमर्स तो बनते हैं। सो वो किस तरह बनते हैं, इट इज बाय अ सिंपल केमिकल रिएक्शन दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। सो इन कंडेंसेशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टू मोनोमर्स इज दे आर कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ पर देख लें, ये हमारे साथ कुछ मोनोमर्स मिले हैं और इसके साथ कोई चौथा मोनोमर मिल रहा है। तो यहाँ पर इनके साथ इनका क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इसकी कॉम्बिनेशन से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, H2O। सो यहाँ पर ये मोनोमर और इस मोनोमर के दरमियान क्या बन जाता है, इस तरह पर बॉन्ड बन जाता है, जो भी हो, मे बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मे बी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो इस तरह के बॉन्ड जो है वो फिर बन जाते हैं। क्लियर है। सो कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो मोनोमर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और उसी दौरान वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव होता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसके थ्रू मोनोमर से पॉलीमर जो है वो बनते हैं। और कंडेंसेशन रिएक्शन को दूसरा टर्म डिहाइड्रेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक। सो मेटाबॉलिज्म, अगर हम मेटाबॉलिज्म को देख लें तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एंटायर केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन अ सेल आर इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जो एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, प्रोसीड हो रहे हैं, और ऑल उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो इनमें अगर हम मेटाबॉलिज्म को डिवाइड करें तो हम मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं, एनाबॉलिक वो प्रोसेस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं और उससे कम्प्लेक्स और मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाते हैं, मीन उसकी फॉर्मेशन होती है। इसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिक। फिर से सुन ले, जब सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाए और उसकी कम्बिनेशन से मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाए तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। और जब एनाबॉलिज्म के थ्रू जो मैक्रोमॉलिक्यूल आ जाए, अगर फिर उसकी ब्रेक डाउन हो रही है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, इसे हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कहेंगे। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर हमने देखने हैं कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, जिस तरह पॉलीसेकेराइड, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सिंपल शुगर दैट इज मोनोसेकेराइड। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अमाइनो एसिड। मीन के अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो उसकी कम्बिनेशन से प्रोटीन बनते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इस तरह जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो इससे या तो आरएनए की फॉर्मेशन होगी या फिर डीएनए की। और साथ में अगर हम फैटी एसिड्स देख ले तो उसकी कम्बिनेशन से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, लिपिड्स की। अगर लिपिड्स की हम ब्रेक डाउन कर ले तो इससे फैटी एसिड्स अगेन आएंगे। अगर डीएनए और आरएनए की हम ब्रेक डाउन कर ले तो इससे न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। और साथ में अगर हम प्रोटीन या उसकी अगर हम ब्रेक डाउन कर ले तो अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड से शुगर, सिंपल शुगर यूनिट जो है वो आएंगे। तो ये दो प्रोसेस हैं, दैट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमने देखना है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो अगर हम देख ले, सेल दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। मीन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स हाईली क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर स्टेट। और सेल्स जो है वो अगर उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या इस तरह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसने रहना है तो उसके लिए उसे एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए एनर्जी जो है वो ज़रूरी है टू मेंटेन द ऑर्डर स्टेट। सो द कांस्टेंट एनर्जी नॉर्मली अगर हम देख ले, सो जो सेल है अगर उसने इसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहना है तो दे रिक्वायर्ड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑर्डर स्टेट। सो ऑल ऑर्गेनिज्म यूज द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम देख ले तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर दे आर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, वो क्या करते हैं, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह प्रोकैरियोट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है। सो सिंपल ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म
हर एक ऑर्गेनिज्म में यही बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, वो यूज्ड होंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो लिविंग प्रोसेसेस कंटेन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल पाथवे। अगर हम देख ले तो अगर लिविंग थिंग्स है, कोई सेल्स हैं, उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होते हैं, थाउजेंड मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज प्रोसीड होते हैं, जिनमें नॉर्मली हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे, केमिकल पाथवेज का, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रिप्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो है वो प्रोसीड होते हैं। सो प्रिसाइज रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज पाथवेज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ। ये क्या है, अगर यही पाथवेज सही तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो तब जाकर लाइफ क्या हो सकता है, वो मेंटेन हो सकता है। ठीक है, सो ये लाइफ के लिए क्या है, वो ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यही केमिकल रिएक्शन जो है वो सही तरीके से रेगुलेट होंगे और इंटीग्रेट होंगे। सो is like instructions for growth, reproduction and development for each organism is encoded in their DNA। अगर हम देख ले तो जितनी भी organisms हैं, उन उसने अगर ग्रोथ करना है, उसने अगर रिप्रोड्यूस करना है, उसने अगर डेवलपमेंट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पर इनकोडेड है, वो इनकोडेड है इन देयर डीएनए। सो इसी बेस पर हम कहते हैं कि सेल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी ऑर्डर स्टेट। क्योंकि उसने ग्रोथ करना है, उसके लिए भी उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिप्रोडक्शन करना है, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर उसने डेवलपमेंट करना है, तो इन सिंपल वर्ड जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक सेल ने प्रोसीड करने हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ उसमें होने हैं, तो उन सब के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, एनर्जी का होना ज़रूरी है, ताकि लाइफ क्या हो सके, वो मेंटेन हो सके। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा सेल के ऊपर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि सेल्स क्या है। सो नॉर्मली सेल्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। So it is smallest living unit of an organism. A cell may be an entire organism that may be unicellular, or it may be one of billions of cells that make up the organism, जिस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। सो सेलुलर बेसिस पर हमारे साथ दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, जिसकी सारी बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी होती है, और उसके अंदर वही सारे प्रोसेस, जिस तरह रिप्रोडक्शन हो गए, उनके अंदर डाइजेशन भी होगा, वो माइग्रेट भी करेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट भी होगी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ उसी सेल में जो है वो प्रोसीड होंगे। इस तरह फिर अगर हम देख ले, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल, मीन देयर मे बी बिलियंस ऑफ सेल्स, उससे जो है वो बने होते हैं, और वहाँ पर वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। सो ग्रो, रिप्रोड्यूस, यूज एनर्जी, अडॉप्ट, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। नॉर्मली ये सेल्स क्या करते हैं, वो ग्रोथ भी करते हैं, ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जिसके थ्रू न्यू सेल्स आते हैं, ये एनर्जी भी यूज़ करते हैं, और साथ में अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट भी करते हैं, और इसके साथ एनवायरनमेंट को कोई रिस्पॉन्ड भी देते हैं। मीन अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है तो उसके लिए ये सेल्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। सो मेनी कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। नॉर्मली जो सेल्स हैं उसका साइज इतनी छोटी होती है कि इसको हम नॉर्मल आइज से जो है वो नहीं देख सकते। सो अ टिपिकल सेल साइज इज 10 माइक्रोमीटर। अगर हम टिपिकल सेल ले लें तो उनका साइज कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर। एंड आल्सो अ टिपिकल सेल मास इज 1 नैनोग्राम। अगर हम क्या करें, एलिटिपिकल्स को इनका वेट करें तो इनका मास कितना होगा, अबाउट 1 नैनोग्राम। सो यहाँ पर हमारे साथ दो टाइप ऑफ सेल्स है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दिस वन इज यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेन डिफरेंसेस है वो क्या है, वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके ऊपर एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को या लिक्विड पोर्शन को क्या करते हैं, कवर करते हैं, और फिर उसके ऊपर सेल वॉल भी होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा दैट इज बैक्टीरिया विच लेक सेल वॉल। ठीक है, सो नॉर्मली जितनी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन और साथ में उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इसके बाद दूसरा होता है न्यूक्लियाइड रीजन। ये जो रीजन है इसे कहते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इट कंटेन दी डीएनए। नॉर्मली अगर हम देख ले तो जो हमारे साथ क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स,
एक्सेप्ट कंडीशन है। एनिमल सेल में सिर्फ सिंपल सेल मेम्ब्रेन होती है और जो प्लांट सेल है वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और साथ में सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम देख ले तो इसमें एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, वो डीएनए या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होते हैं या उसके अंदर ही होते हैं। लेकिन अगर हम देख ले जो प्रोकैरियोट है उसमें चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता, सो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिस जगह पर मौजूद होते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। दैट कंटेन, सो इट आल्सो कंटेन, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अगर हम साइटोप्लाज्म देख ले, इट आल्सो कंटेन राइबोसोम्स और इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है वो नहीं होता एक्सेप्ट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम। सो इसके साथ अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स देख लें तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज दोनों जो है वो क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं, जिसमें क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में न्यूक्लियस, लाइसोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फिर हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बायोमेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज। सेल क्या है ये तो हमें पता चला, अब हमने क्या करना है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखने हैं और थोड़े से ओवरव्यू में फंक्शंस भी देखने हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं। सो पहले हमारे साथ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल्स डिफाइनिंग बाउंड्री, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, वो सराउंड करते हैं और एक सेल्स को दूसरे सेल से ये क्या करते हैं, वो सेपरेट रखते हैं। सो सेल डिफाइनिंग बाउंड्री प्रोवाइडिंग अ बैरियर एंड कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक तो बैरियर प्रोवाइड करता है और साथ में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो इनसाइड ट्रांसपोर्ट मीन मूव करते हैं या आउटसाइड उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो यही ट्रांसपोर्टेशन कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन, और साथ में सिग्नलिंग सिस्टम भी, यहाँ पर रिसेप्टर्स भी होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं, जिससे सेल्स कोई न्यू एक्टिविटी वो फिर प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। सो फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज सेल्स इंफॉर्मेशन सेंटर, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, वो इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, इसी बेस पर इसे क्या कहते हैं, सेल्स इंफॉर्मेशन सेंटर। सो इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट सराउंडिंग द क्रोमोसोम्स एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वही रीजन होता है जहां पर राइबोसोमल आरएनए, आर इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। सो द प्लेस वेयर ऑलमोस्ट ऑल डीएनए रिप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस अकर। जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, replications, DNA synthesis और RNA synthesis, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये दो प्रोसेसेस कहाँ पर प्रोसीड होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA मेकिंग अप द राइबोसोम्स, और वो साइट क्या है, न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डार्क रीजन होते हैं जिस तरह यहाँ पर है, और वहाँ पर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। किस तरह होती है, क्योंकि यहाँ पर मेनली RNA, राइबोसोमल RNA उसकी फॉर्मेशन होती है और फिर वही RNA प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, दी पावर जनरेटर, मीन के यहाँ पर एनर्जीज जो है उसकी प्रोडक्शन होती है थ्रू डिफरेंट पाथवेज। So mitochondria surrounded by a double membrane with a series of folds called the cristae। अगर हम देख ले दो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है, अपर जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होते हैं और इनसाइड जो मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स होते हैं और उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी और क्रिस्टा, ठीक है ना। सो इनका मेनली फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, फंक्शन and energy production through metabolism, and it contains also their own DNA and their ribosome इनके अंदर भी होते हैं। सो ऐसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। और एक बात याद रख ले कि जिसके जो माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ दूसरा क्लोरोप्लास्ट है इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। यहाँ इसकी जो क्या है वो नॉर्मली सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल्स बनते हैं, तो इनमें सेपरेटली ये इनके अंदर चूंकि अपना ओन DNA है, सो इसी बेस पर ये बाइनरी फिशन के थ्रू क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोगों की जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर मॉलिक्यूल्स। मेनली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है मॉलिक्यूल्स का। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देख ले तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विद राइबोसोम्स causing the rough appearance which are in the process
ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। नॉर्मली इसके ऊपर जो है वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी बेस पर ये रफ अपीयरेंस देते हैं। इसी बेस पर इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, चूँकि इसके ऊपर क्या होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स बनते हैं प्रोटीन एंड आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनके कॉम्प्लेक्स जब आपस में बन जाए तो इससे राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स जो है वो मेनली फैक्ट्री है किस चीज़ का, प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, चूँकि यही राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। सो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस प्रोसीड होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर हम देख लें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ साइट फॉर द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। सो अ सीरीज ऑफ स्टॉक्ड मेम्ब्रेन vesicles carry material from the RER to the Golgi apparatus. The proteins are processed to matured membrane. फर्स्ट टर्म लेकर है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, अ सीरीज ऑफ स्टॉक मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर हम देख ले एक मेम्ब्रेन दूसरे ऊपर के ऊपर क्या है वो अरेंज हुआ है, जस्ट लाइक अ पाइल। क्लियर है। सो जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या है, इसमें एक तो स्टॉक मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर जो है वो अरेंज होते हैं इन दिस मैनर, और साथ में इसके साथ क्या होते हैं वो विजिकल दो एंड होते हैं, एक होता है सिस फेज, दूसरा होता है ट्रांस फेज। ठीक है, यहाँ पर भी विजिकल्स अटैच होते हैं और यहाँ पर विजिकल जनरेट होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस। सो विजिकल्स कैरी मटेरियल फ्रॉम द RER टू द गोल्जी अपैरेटस। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है तो वही प्रोटीन जो है फिर विजिकल फॉर्म, ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर वही मटेरियल होंगे जिस तरह प्रोटीन होते हैं। सो वही विजिकल RER से गोल्जी बॉडीज की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर दीज मॉलिक्यूल मीन ये जो मटेरियल है यहाँ पर प्रोटीन भी हो सकते हैं, और प्रोसेस टू अ मैच्योर फॉर्म, और यहाँ पर इसकी मैच्योरेशन होती है। नॉर्मली जो प्रोटीन होते हैं जब उसकी फॉर्मेशन RER में हो जाती है तो वो इनमेच्योर फॉर्म में होते हैं। वो किस मीन इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो कोई फंक्शन जो है वो क्या करें, परफॉर्म करें। तो जब इसने पहले मैच्योर फॉर्म में जाना है तो इसके लिए RER से पहले वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, into the Golgi apparatus in a vesicle। ठीक है। सो फिर lysosomes, another structure that contain highly digestive enzyme। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे एंजाइम जिसने क्या करना है, डाइजेशन नॉर्मली हम किस चीज़ को कहते हैं, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसकी ब्रेक डाउन हो जाए। क्लियर है ना, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। सो लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेशन नॉर्मली करते हैं। सो अ मेम्ब्रेन बाउंडेड organelle, single membrane bounded organelle that is responsible for the degradation of protein molecule and other molecule, and also membranes that is present inside the cells। ये क्या करते हैं, उनकी डिग्रेडेशन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। इसके साथ अगर हम देख ले तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस न्यू स्ट्रक्चर है, दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यू पार्ट ऑफ द सेल है दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द nuclear membrane, or in the nuclear membrane. So enclosed by plasma membrane, that is the liquid portion called the cytosol, and is the house for membranous organelle। और यहाँ पर चूंकि ये liquid portion है तो इसमें दूसरे जितनी भी cellular organelles है वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो उनके लिए ये साइट है, साइटोप्लाज्म क्या है, वो साइट है और वहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, बायोमॉलिक्यूल्स के। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सो सिंपल वर्ड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कहाँ पर हो, सेल में हो, उसे हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। या ऐसे मॉलिक्यूल जिससे लाइफ जो है वो लाइफ मीन सेल जो है वो बनी हो, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। जस्ट लाइक सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज, बायोमॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। तो जिस तरह हम कहते हैं कि सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे टिश्यूज से फिर आर्गन से आर्गन सिस्टम, तो इस तरह ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑर्गेनिज्म का या टिश्यू का। तो इसी तरह जो सेल्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सेल का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है तो आप लोगों ने क्या कहना है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एनिमल्स और प्लांट देख ले, इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इनमें वाटर कंस्टिट्यूट 50 to 95% ऑफ द सेल्स कंटेंट बाय वेट। अगर हम बाय वेट देखें तो 50 to 95% क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर होते हैं वहाँ पर।
और साथ में अगर हम आयन्स देख ले लाइक सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, इस तरह दूसरे आयन्स होते हैं, मे अकाउंट्स फॉर अनदर 1%। ऑलमोस्ट ऑल अदर मीन के 50% है तो +1% 51% क्या होंगे, ये वाटर और यहाँ पर दूसरे आयंस होंगे। रिमेनिंग 49% जो है वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट ऑल अदर काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक। सो वो ऑर्गेनिक होंगे। सो इस तरह इसकी जो बाय वेट हमने देखना है कि वाटर की कितनी परसेंटेज है। अगर 95% है तो 1% इनमें आयंस होंगे, तो रिमेनिंग 4% वहाँ पर क्या होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो ऑलमोस्ट ऑल अदर काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक दैट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। और इसके साथ अगर हम देख लें तो हाइड्रोजन जो है वो एसेंशियल है। इसी बेस पर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अगर हम डिफिनीशन कर ले तो हम कहते हैं हाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन इनके कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसे हम नॉर्मली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट ऑल अदर काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक दैट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, और उसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर इनकी कम्बिनेशन से जो है वो फिर बन जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ ए कार्बन स्केलेटन। सो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें मेनली जो केमिकल मॉलिक्यूल है, मीन जो एलिमेंट है वो कौन सा है, कार्बन है। कार्बन के स्केलेटन मीन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें मेनली कार्बन मॉलिक्यूल क्या है, वो एसेंशियल है। कार्बन के बगैर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह यहाँ पर देख ले, कार्बन कैन फॉर्म इमेंसली डाइवर्स कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल यहाँ पर एग्जांपल है मीथेन का। अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर एक ही कार्बन है और इससे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। दैट मीथेन विद 1 कार्बन एटम। अगर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिस तरह डीएनए देख ले तो दैट डीएनए कंटेन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है। सो कार्बन की कम्बिनेशन से सिंपल मॉलिक्यूल और दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम देख ले तो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन विद अ वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और वही बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर वो वेरिड एक दूसरे से वेरिड होते हैं। जिस तरह मिथाइल ग्रुप हो गया, अगर हम क्या करें, मिथाइल से किसी कोई मीन अल्केन है उससे अगर हम हाइड्रोजन निकाल लें तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर आ जाता है उसे हम कहते हैं मिथाइल। क्लियर है। इस तरह इथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप हो गया। फिनाइल ग्रुप क्या होते हैं, जब बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे कहते हैं फिनाइल। इस तरह कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है, जब कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। कीटोन हम कब तब कहेंगे जब कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके अगर दोनों साइड पर या हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो, सॉरी मिथाइल ग्रुप हो, तब जाकर हम उसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। इस तरह कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, जब किसी चीज के साथ OH ग्रुप अटैच हो। इनोल क्या होगा, जब सेम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अल्कोहल, अगर इनोल का अगर हम देख ले तो अल्कोहल जो है वहां पर कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। और इनोल में भी नॉर्मली वही ग्रुप होता है, OH ग्रुप। ठीक है, इनोल और अल्कोहल ये वही एक ही चीज़ है जिसमें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जिक्र करते हैं। सो इस तरह इतर हो गया, ईस्टर, इसिटाइल, इसके साथ साथ दूसरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या है, एसेंशियल है किस चीज़ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इन्हीं की कम्बिनेशन की बेसिस पर, इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की बेसिस पर फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ वो फिर परफॉर्म करते हैं। सो टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, नॉर्मली अगर हम देख लें तो स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें हम जिक्र करते हैं लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टिरोल। मीन अगर हम लिपिड्स देख लें तो लिपिड्स में हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे,
लिपिड्स में भी पेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ है, वेरिएशन मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स भी है, जिसमें लिपिड्स क्या है, फास्फोलिपिड्स क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल। इसके साथ साथ विटामिन्स क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। सो ये स्मॉल मॉलिक्यूल है और ये इसके डिफरेंट वो कैटेगरीज है, ठीक है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स और साथ में मोनोमर्स, जिस तरह अमाइनो एसिड्स जो है वो मोनोमर्स है किस चीज़ के, पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स के। इस तरह मोनोसेकेराइड जो है उससे क्या बनते हैं, वो ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड वगैरह एटसेट्रा ये बनते हैं। सो मोनोमर्स में भी अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसेकेराइड। पॉलीमर्स में भी पेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, and it may be nucleic acids, that is DNA and RNA, and it may be oligosaccharide, polysaccharide including cellulose or chitin, etc etc। इसके बाद अगर हम देख लें केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए नॉर्मल मैन, वेट अबाउट 65 kg। अगर एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 65 kg है, अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन बाय परसेंटेज एंड बाय वेट देख लें तो इसमें वाटर की परसेंटेज कितनी होगी, 61.6%, और बाय वेट कितनी होगी, 40%। मीन अगर एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 65 kg, तो इसका 40 kg जो वेट है वो किस चीज़ से बना होगा, वाटर से, और इसमें 65.1% जो है वो वाटर बाय परसेंटेज होंगे। इस तरह अगर प्रोटीन हम देख ले तो 17.0% इसका बॉडी किस चीज़ से बना होगा, वो प्रोटीन से बनी होगी, और बाय वेट कितना होगा, 11 kg। इस तरह अगर लिपिड्स देख ले 13.8% एंड 9 kg बाय वेट, और कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देख ले 1.5% बाय परसेंटेज एंड 1 kg बाय वेट, और साथ में अगर हम मिनरल्स देख ले तो 6.1% बाय परसेंटेज एंड 4 kg बाय वेट। सो ये एक नॉर्मल अगर एक ह्यूमन ले ले उसकी अगर वेट इतना है तो इतना इनकी वाटर की परसेंटेज, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल की इतनी परसेंटेज हो सकती है, और बाय वेट जो है वो इतना हो सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल हायरार्की इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। क्या मतलब है इसका मतलब यह है, यहाँ पर लिखा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। हम इसको इस रिवर्स मिरर में देखते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स अगर हम देख ले तो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स है, इस तरह अमाइनो एसिड्स, शुगर्स हो गए। तो न्यूक्लियोटाइड्स की कम्बिनेशन से डीएनए बनते हैं, और अमाइनो एसिड की कम्बिनेशन से प्रोटीन, शुगर की कम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सेलुलोज या दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। सो डीएनए जो है जब ये पेयर दूसरे प्रोटीन के साथ मिल जाए तो तब जाकर इससे क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स उसकी फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दूसरे एंजाइम्स वगैरह उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और सेलुलोज से सेल वॉल इसकी फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। सो जब ये आपस में कंबाइंड हो जाए तो इससे जिस तरह क्रोमोसोम ये हमारे साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ये जो मेम्ब्रेन है इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो दूसरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन इससे इजीली हो सकती है, और सेल वॉल ये पर इसको सराउंड करेगा। तो ओवरऑल इससे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है, सेल्स, और इसके अंदर जो क्या है, ऑर्गेनेलिज है। सो सेल है या इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेलिज है उसकी फॉर्मेशन किस चीज़ से होती है, इन्हीं मोनोमेरिक यूनिट से, और इन्हीं मोनोमेरिक यूनिट्स ये जब आपस में कंबाइंड हो जाए तो इससे मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड हो जाए तो इससे सुप्रामॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बन जाते हैं, और इसकी कॉम्बिनेशन से फिर सेल्स और ऑर्गेनेल्स जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें हमने देखना है सिमिलरिटीज अमंग ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, कि जितनी भी सेल्स है उसके अंदर इसके दरमियान मेनली सिमिलरिटीज क्या है, वो सिमिलरिटीज है ऑल सेल्स यूजेस न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। डीएनए को जितनी भी सेल्स है वो इन्फॉर्मेशन जब वो स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सो इसके लिए वो डीएनए को यूज करते हैं। एक्सेप्ट आरएनए वायरसेस बट नॉट ट्रू सेल्स। नॉर्मली अगर हम वायरसेस देखें तो ऐसे भी वायरसेस हैं जो क्या है, आरएनए वायरस, उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर उनके अंदर स्टोर होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, आरएनए के फॉर्म में। लेकिन ये जो सेल्स हैं दीज आर नॉट ट्रू सेल्स। All cells use nucleic acid that is RNA to access stored information। अब DNA in the form of DNA information तो stored होते हैं कोडेड फॉर्म में। अगर इसको डिकोडेड मीन इसको अगर हमने डिकोड करना है तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, आरएनए के थ्रू। सो ऑल सेल्स यूजेस न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए टू एक्सेस दी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज
present in the form of coded form inside the DNA. So all cells uses protein as a catalyst, that is an enzyme for chemical reaction, different types of lipids and different types of cells. All cells use carbohydrates for cell walls formation at present and एनर्जी जनरेशन, और इसके लिए वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट और टुडे लेक्चर. इसमें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री. सो थैंक यू गाइस. अगर आप लोगों को अब भी कोई वो प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप लोग फिर से ये वीडियो जो है वो फिर से देख लें, और अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो फिर डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें. थैंक यू.